हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपसे यही प्रॉमिस करूंगा कि यही याद करा के जाऊंगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आज के बाद दिमाग में हमेशा के लिए एकदम आपको समझिए फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी बात चीज के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं ना, अगर कंपेरेटिव स्टडी करें यानी तुलनात्मक अध्ययन करें तो ज्यादा समझ में आता है और याद होता है। तो सबसे पहले आप हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से आप रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या क्या है, सबसे पहले हेड, उसके बाद नेक, फिर क्या है हमारा मिडिल पार्ट यानी फिर बॉडी उसको बोल सकते हैं, या फिर हमारा क्या है फीट यानी हमारा पैर। ठीक उसी प्रकार चार पार्ट हमारे स्पर्म के स्ट्रक्चर में भी होता है। स्पर्म में भी क्या होता है, हेड, फिर नेक, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट, उसको बॉडी पार्ट भी बोल देंगे, और फिर लास्ट पार्ट होता है टेल। तो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म का हेड होता है ना, स्पर्म के हेड में दो चीज प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम प्लस न्यूक्लियस। एक क्रोमोसोम प्लस न्यूक्लियस जो ह्यूमन का स्पर्म होता है ना, उसमें दो चीज प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? एक क्रोमोसोम प्लस न्यूक्लियस। एक क्रोमोसोम, अब एक क्रोमोसोम आया कब? जब क्या होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस यानी डिफरेंशिएशन होता है ना, उस समय क्या आता है स्पर्म के ऊपर क्या आता है? एक क्रोमोसोम आते हैं। एक क्रोमोसोम करता क्या है? एक क्रोमोसोम क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम पर उसके पास होता है। एक क्रोमोसोम के पास स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, यानी वो क्या करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होती है ना, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा के लेयर को क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, लाइसिन करते हैं यानी उसको छेदता है, तोड़ता है और उसके ओवम के अंदर घुस जाता है। यानी स्पर्म क्या करता है? स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में यानी घुसने में कौन हेल्प करता है? एक क्रोमोसोम। वहां पे क्या होते हैं? क्रोमोसोमल रिएक्शन होते हैं। इसमें से क्या निकलता है? एक क्रोमोसोमल स्पर्म लाइसिंग एंजाइम जो कि क्या करता है? ओवम के एक मेम्ब्रेन को क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। अब आप पूछेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलकर बना होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना स्पर्म का, एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। हेप्लॉइड कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? एन। अगर ह्यूमन में बात करेंगे तो एन कहने का तात्पर्य क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। यानी क्या होता है? स्पर्म के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? 23 होता है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है। और न्यूक्लियस जो हमारा है ना, जो ह्यूमन स्पर्म का न्यूक्लियस जो कि बना होता है डीएनए प्लस प्रोटामीन। अच्छे से याद रखिएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन नहीं, प्रोटामीन। डीएनए प्लस प्रोटामीन से मिलकर बना होता है ह्यूमन के स्पर्म का न्यूक्लियस। जो हेड है ना, हेड में सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट प्रेजेंट होता है। सिर्फ क्या क्या? एक क्रोमोसोम प्लस न्यूक्लियस। एक क्रोमोसोम प्लस न्यूक्लियस। एक क्रोमोसोम क्या करता है? स्पर्म से क्या होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? ओवम के एक मेम्ब्रेन यानी उसको डिसॉल्व कर देता है। यानी ये ओवम समझिए, ये ओवम हुआ, बॉल के समान ये आपका ओवम होता है। और इससे क्या हुआ? ये स्पर्म आया और स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम इसके वॉल से टकराया और यहाँ से क्या निकलेगा? एक क्रोमोसोमल यहाँ पे एंजाइम निकलेगा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकलेगा और ये ओवम के वॉल को क्या करते हैं ना, वो लाइसिन करती है यानी तोड़ देती है और उसके बाद पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर चला जाता है। स्पर्म को ओवम के अंदर फ्यूज करने में हेल्प कौन करता है? एक क्रोमोसोम। उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? 23 यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटामीन से मिलकर बना होता है। अब हेड के बाद आते हैं नेक, जो यहां से यहां तक का पार्ट देख रहे हैं ना, उससे क्या बोलते हैं? ये गड्ढा वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? नेक। नेक में प्रेजेंट क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। नेक में कौन सा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है? नेक में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल। जो कि सेंट्रियोल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अब तो सबसे पहला स्पर्म क्या हुआ? ओवम के कांटेक्ट में आया, वहां से स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकला और क्या हुआ? स्पर्म ओवम के अंदर चला गया। अब जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर एंटर मारता है ना, यानी एंट्री मारता है, उसके बाद क्या करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जैसे ही ओवम के अंदर घुसा, जबकि वहां पे क्लीवज डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। यानी क्लीवज का मतलब सिंपली समझे ना तो डिवीजन, यानी एक बॉल का सबसे पहले दो टुकड़ा, फिर दो टुकड़े से चार टुकड़ा, चार टुकड़े से आठ टुकड़ा, यानी इसी तरह आप एस्टेल, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है? जैसे ही स्पर्म के साथ अंदर जाएगा क्या? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ओवम के अंदर हो जाता है क्लीवेज स्टार्ट, यानी डिवीजन यानी बंटवारा शुरू हो जाता है। उसके बाद आप पूछेंगे भैया कि डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? तो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, वो करता है एक्सियल फिलामेंट्स बनाता है। मिडिल पार्ट में क्या करता है? एक फिलामेंट का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट।
एक्सियल फिलामेंट को अगर और हायर क्लास की स्टडी करेंगे तो उसको एक्सोनिमा के नाम से भी जानते हैं, उसको एक्सोनिमा भी बोल सकते हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मैं आपको एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं पढ़ाता हूँ या फिर एनसीईआरटी की एक लाइन छोड़ता भी नहीं हूँ, बस मैं लिखाता नहीं हूँ, मैं पूरी चीज याद करके जाता हूँ। तो फिर सबसे पहले देखेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है। जैसे ओवम के अंदर एंट्री मारेगा और वहां पे स्टार्ट कर देता है क्लीवेज डिवीजन। अब डिस्टल सेंट्रियोल है ना, वो क्या करता है, फिलामेंट का निर्माण करता है। इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। अब आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में है ना, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, वो स्पाइरली क्वाइड के फॉर्म में अरेंज होता है, यानी एक स्पाइरल के फॉर्म में अरेंज होता है और एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं, निवर्णकर्ण सीथ। यानी जो स्पर्म के अंदर मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो एक स्पाइरली फॉर्म में अरेंज होती है, यानी स्पाइरल के फॉर्म में अरेंज होता है और वो सीथ नाम का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी एक सीथ का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है निवर्णकर्ण सीथ। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी चेंबर। आपको मैंने बताया था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म को क्या बोलेंगे, मिडिल पीस। यानी पावर हाउस ऑफ स्पर्म कौन सा पार्ट है, मिडिल पीस। यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को मिडिल पीस, इसको क्या बोलेंगे, पावर हाउस, या इसको एनर्जी चेंबर के नाम से भी बुला सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब स्पर्म की मोटिलिटी के लिए आपको तो पता है ना कि स्पर्म मूव करता है जब क्या होता है, इंसेमाइनेशन होता है ना, इंसेमाइनेशन के बाद स्पर्म मूव करके कहां तक जाता है, एम्पुला रीजन तक जाता है, वहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है ना। जबकि सीमेन का इजेक्ट कहां होता है, जिन वेजाइना के अंदर होता है सीमेन इजेक्ट, वहां से उसको मूव करके जाना होता है, तो उसकी एनर्जी कहां से आता है, यही उसके मिडिल पीस में होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्म, निवर्णकर्ण सीथ प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। यानी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म के अंदर, जो कि क्या होती है, एक सीथ के फॉर्म में अरेंज होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, निवर्णकर्ण सीथ। जिसको किस नाम से जानेंगे, निवर्णकर्ण सीथ। उसके बाद आप देखेंगे ना, जैसे हम मिडिल पीस के लास्ट पे आएंगे ना, तो यहाँ पे एक्सोनिमा होती है, एक रिंग का फॉर्मेशन करती है। एक्सोनिमा की जो लाइन लेयर आती है ना, जो एक्सोनिमा यहाँ से आती है, जो एक्सियल फिलामेंट्स बनाती है ना, यहाँ पर भी आकर के एक रिंग का फॉर्मेशन बनाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, जेनसन्स रिंग। यानी इस रिंग का डिस्कवरी किसने किया था, जेनसन्स नामक साइंटिस्ट ने। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जेनसन्स साहब ने इसको तो इसका डिस्कवरी करके चले गए, बट उन्होंने आज तक इसका फंक्शन नहीं बता पाया। तो फिर आज तक बता दूं कि इसका फंक्शन आज तक अननोन है, यानी किसी साइंटिस्ट ने इसका फंक्शन पता नहीं लगा पाया। उसके बाद मिडिल पीस का बाद में आते हैं टेल पार्ट। टेल क्या होता है, एक इलोंगेटेड पार्ट होती है। टेल जो होती है ना, एक इलोंगेटेड पार्ट होती है और सबसे लंबा पार्ट होता है। एक स्पर्म का सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, टेल होता है, जो कि काम सिर्फ और सिर्फ किसमें हेल्प करती है, वो फ्लेजिलेटेड होती है। यानी फ्लेजिला का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कराना। यानी सिर्फ इसमें मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेल पार्ट। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेजिला। जो यहां से देख रहे हैं, यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेल पार्ट। और यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को मिडिल पार्ट, जिसको एनर्जी चेंबर या पावर हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एक सीथ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है निवर्णकर्ण सीथ, और इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी चेंबर। उसके बाद आपको ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का मैंने फंक्शन समझाया। अब आप एक देखिए कि जैसे स्पर्म होती है ना, ह्यूमन स्पर्म के अंदर से चारों तरफ ह्यूमन स्पर्म की वॉल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर, यानी एक कोशिका द्रव्य की लेयर जमी हुई होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मैनचिट के नाम से जानते हैं। जिसको किस नाम से जानते हैं, मैनचिट। आप देखेंगे जैसे स्पर्म के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर घिरी हुई होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मैनचिट। और आप देखिए सबसे अमेजिंग सी बात ये है ना कि आप बताइए कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि स्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है स्पर्म के अंदर। स्पर्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और बात बताइए, जैसे ह्यूमन ओवम होते हैं ना, फीमेल की ओवम होती है ना, कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ह्यूमन फीमेल ओवम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर होगा सेंट्रियोल। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, इसमें से क्या निकलेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल निकलते ही क्या स्टार्ट करता है, जैसे ही ओवम को मिला, ओवम बोलता है लाओ लाओ अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लाओ, और जैसे ही स्पर्म ने अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिया, जबकि उसमें क्लीवेज का स्टार्ट हो जाता है।
तो ये रहा कंप्लीट हमारे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉम। तो फिर फ्रेंड्स मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो में जो भी कमी लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा ज्यादा वीडियो नहीं है और मैं बहुत मतलब कुछ ज्यादा दिनों से स्टार्ट नहीं किया हूँ। मेरे पास, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसके लेवल बहुत डीप लेवल का इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी होता है। ये नहीं मैं कहीं से पढ़ के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं खुद एज ए बायो का टॉपर स्टूडेंट हूँ। अगर आप वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें आप जहां भी कमी लगे आप जरूर बताइएगा, मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और हमारा बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आ रहा है कि नोट्स भैया नोट्स प्रोवाइड कराओ, तो मैं लिखाता नहीं हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप चीज याद हो गई होगी तो आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। मेरे वीडियो देखने के एक बार एनसीईआरटी आप रीड करेंगे और एनसीईआरटी को मैं बताता हूं आपको, एक एक लाइन मैंने कवर करके आपको समझाया है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये नहीं कि आप करके ही जाइएगा। फिर मैं वीडियो के आखिरी में एक ही वर्ड बोलता हूँ, जय हिंद।